जी तो दोस्तों हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की यानी कि तज्ज़ी की। यानी फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसको समझने से पहले हम बात कर लें फैक्टर्स की। फैक्टराइजेशन होता है फैक्टर बनाना। और हम बात करें कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर किसी भी बड़ी रकम के वो छोटे नंबर्स होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई या ज़रब करने से वही रकम, जो बड़ी रकम होती है, हासिल हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो उस रकम के फैक्टर्स होते हैं। और ये भी याद रखिए कि किसी भी रकम के फैक्टर्स हमेशा दो या दो से ज़्यादा होते हैं। अब मैं एक सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ कि हम बात करें कि 100। अगर हम 100 की बात करें और मैं कहूँ कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, वो इसके मुताबिक वो रकमें, वो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 100 आ जाए, तो हम उसको कहेंगे कि वो 100 के फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 50 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर आप बात करें 50 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो क्या बनता है, 100 बनता है। 25 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये भी क्या बनता है, 100 बनता है। इसके अलावा अगर 20 मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो ये भी 100 बनता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 100 बनता है, ये भी 100 और ये भी 100। तो अब क्या हुआ, ये हमें पता चल गया कि ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये फैक्टर हैं, दो फैक्टर ये हैं, दो फैक्टर ये हैं, दो फैक्टर ये हैं। यानी अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 100 बन रहा है, तो ये 100 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बन रहा है, तो ये दो जो है इस 100 के फैक्टर्स हैं। और इसी तरह ये सारे इस 100 के फैक्टर्स हैं। और हम यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसावात की बात कर रहे हैं, ये चैप्टर उसके मतलब है, तो लिहाजा हम उसकी बात करेंगे। फैक्टराइजेशन में दो दर्जी मसावात में फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, एक रकम दो दर्जी मसावात है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक या दो दर्जी मसावात है। ठीक है जी, इसके फैक्टर्स जो हैं वो बनते हैं 3x प्लस 5। ठीक है, ये इसका फैक्टर है इस रकम का। और इसका जो दूसरा फैक्टर है वो है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस ये वाली रकम हमें हासिल हो जाएगी। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये फैक्टर्स बनाना फैक्टराइजेशन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब फैक्टराइजेशन होती कैसे है, यानी इस रकम से हम ये फैक्टर बनाएंगे कैसे, आइए अब हम इसको सीखते हैं। यहां पर एक और बात मैं क्लियर कर दूं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपको जो रकम दी गई है या आपको कोई मसावात दी गई है या आपको जो इक्वेशन दी गई है उसके फैक्टर बनाना, यानी दी गई रकम के मसावात के फैक्टर बनाना फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपको जो रकम दी गई है या जो मसावात दी गई है उसको सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, वो ये है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि मसावात के एक साइड पर 0 होना चाहिए और एक साइड पर एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसको देखें, इसकी एक साइड पर, किसी भी साइड पर 0 नहीं है और ना ही एक साइड पर जो है एक्स स्क्वायर और एक्स मौजूद है। तो इसको पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ओके है, नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होगा। लेकिन पहले इसको जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। जैसे कि मैं इसको लेके आता हूँ। देखिए ये है 3x स्क्वेयर, उसके बाद ये माइनस 6x, उसके बाद ये x इधर प्लस हो रहा है, प्लस है ना, तो इक्वल के इस साइड पे ले आए ताकि इधर 0 बचे, एक साइड पर 0 होना चाहिए जैसे कि ये है। तो इस x को मैं इधर ले आऊँगा, ये प्लस का था, जब उल्टी साइड पर आ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। इसी तरह ये 20 प्लस का है इस साइड पर बराबर के, वापस इस साइड पे आएगा उल्टी साइड पे तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि जब प्लस माइनस
अब इधर सारा कुछ इधर आ गया है तो इस साइड पर सिर्फ 0 बच गया है। ठीक है, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी यहाँ पर हल हो रही है। तो इसको हम लिखेंगे 3x² और ये देखिए माइनस का 6x और माइनस का 1x। देखिए ये जो x है ना, इसके साथ एक मल्टीप्लाई भी हो रहा है, एक अंडरस्टूड बात है। इसके साथ एक डिवाइड भी हो रहा है, ये भी एक 100% बात है। और इसकी पावर भी एक है, ये भी याद रखें, हर जगह पर ये एक अंडरस्टूड बात होती है। ठीक है, तो माइनस का 6x और माइनस का 1x माइनस के 7x हो गए। ठीक है जी, और ये माइनस का 20 हमारे पास ऐसे आ गया और इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी, देखिए ax² यहाँ पर 3x², फिर प्लस bx इधर माइनस का 7x प्लस का c ये माइनस का 20। अगर बच्चे यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है कि उधर प्लस आ रहा है, इधर भी प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये परेशान नहीं होना। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है 3x² और उसके बाद ये x² आ गया, इसके बाद प्लस आता है, हमने लिखा प्लस, और ये रकम आ जाएगी माइनस में 7x। ठीक है, फिर आता है प्लस सी, मैंने लिखा प्लस सी, यहाँ पर क्या है माइनस का 20, इसको ऐसे भी माइनस का 20 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको सिर्फ आसानी के लिए आपको बताया कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास प्योर आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म जी। नंबर 2 में हमने क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यूज़ को कंपेयर करके लिखना है। ठीक है ना, जैसे कि ये है ना, ये और ये इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, ये x² के साथ क्या लगा होता है a, यहाँ पर देखना x² के साथ क्या लगा हुआ है 3, तो हम लिखेंगे ये x² के साथ लगा हुआ a, हमने लिखा a। ठीक है, a, और यहाँ पर x² के साथ क्या लिखा हुआ 3, तो हमने इधर लिख दिया 3, यानी a इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, फिर हमने देखना है, ये लिखा हमने b, x के साथ क्या लगा हुआ है b, हमने लिखा b, और इधर देखे हम x के साथ क्या लिखा हुआ है -7। इसको आप थोड़ा सा और ठीक करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको लिख देते हैं ऐसे x, ये सही चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x के साथ आप x को इधर लिख लें या इस 7 के इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब x के साथ इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, सिर्फ हो रहा था b, वो हमने लिख दिया। अब इधर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 7, तो -7 लिख दिया। और फिर हमने उसके बाद इधर c है, तो c की जगह पर यहाँ पर क्या मौजूद है -20, तो हमने लिख दिया -20। क्लियर हो गया। स्टेप 2 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, a, b और c तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल ली है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें से c और ax² वाली रकम को हमने उसी तरह लिख देना है जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसमें ax² वाली रकम ये है, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ, ये है 3x² और ये c वाली रकम यानी -20। इस -20 को जो है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये दरमियान में ये जो 7x है -7x, इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। तो ये स्टेप नंबर 3 था। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, इसी में स्टेप नंबर 4 को आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, सवाल में a और c को ज़रब करने से, ये हमारे पास सवाल आ रहा है, ये रकम आ रही है, इसमें से a और c को ज़रब करना है आपने। उसको ज़रब करने से आपको जो नंबर हासिल होगा, यानी कि देखें 3 और 20 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 3 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 60। ठीक है जी, ये बन गया 60। इस 60 के क्या करना है, इसके फैक्टर बनाए, इसको ज़रब किया ए और सी को, जो नंबर आया उस नंबर के हमने क्या करना है फैक्टर बनाने हैं। और इन फैक्टर्स में से अभी हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। अगर आप और करें 60 के कितने फैक्टर बनते हैं, मतलब 60 जो है वो 2 पे भी होता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये भी 60 बनता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये भी 60 बनता है। इसी तरह
5 मल्टीप्लाई बाई 20 करें तो ये भी 60 बनता है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 10 ये भी 60 बनता है। ठीक है, सवाल में ए और सी को ज़रब करने से जो नंबर हासिल हो उसके फैक्टर बनाए, हमने बना दिए। ए और सी को लिए, इनको मल्टीप्लाई किया तो 60 आया, और उसके ये 3-4 फैक्टर्स बनते हैं। ये फैक्टर्स बन गए हैं, फिर क्या करना है, इन फैक्टर्स में से 2 फैक्टर का इंतखाब करें जिनको जमा तफरीक करने से बी एक्स वाली रकम बन जाती हो। ठीक है, तो यानी कि इन अब 2 फैक्टर ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। ठीक है जी, अब इन फैक्टर्स को हम देख रहे हैं, इनमें से 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, इनमें से ये पहले तो हमने ये वाला नंबर जो है ना, यहाँ पर हमने ये लिख लिया, ये पहले वाला और ये आखिरी वाला। अब यहाँ पर क्या करना है, उन 2 फैक्टर्स को लेना है जिनको जमा या तफरीक करने से ये दरमियान वाला फैक्टर यानी कि बी एक्स वाली रकम आ जाए। ये बी एक्स है ना, तो यहाँ पर बी एक्स क्या है, -7 आ जाए। देखिए, मैं 2 को जमा करूँ 30 में तो ये बन जाएगा 32, अगर 30 में से 2 को माइनस करूँ तो -28, ये क्या है -7, ये नहीं होगा। इसी तरह 3 को मैं 20 के अंदर जमा करूँ तो ये बन जाएगा 23, और अगर मैं 20 से 3 को निकाल दूँ तो ये बन जाएगा 17। तो यहाँ पर तो 7 है, 17 नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी नहीं काम आना, ये भी काम नहीं आना। अगर इसको करूँ तो ठीक है जी, अगर इसको मैं करता हूँ तो ये बन जाएगा, 5 को 20 के अंदर ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये 5 12 है, 12 5 60, यानी ये 12 है। ठीक है, अब अगर मैं 5 को 12 के अंदर ऐड करूं तो ये बन जाएगा 17 यानी 17। लेकिन अगर मैं 12 में से 5 को माइनस कर दूं तो ये 7 बनता है। ठीक है, ये 7 बनता है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्लस का 5 माइनस का 12, तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का 7। यहाँ पर मेरे पास क्या है, -7x है, तो इसका मतलब है अब इस -7 की जगह पर मैं 5 और 12 वाला ये वाला फैक्टर लिखूंगा। ये मैंने लिखा, ये 3x², फिर उसके बाद -5, ठीक है, 5x, ठीक है, क्योंकि ये 5 लिखा, और माइनस का कौन सा, माइनस का नहीं प्लस का 5 आएगा, क्योंकि प्लस का 5 बनेगा तो माइनस का 7 बनेगा। तो साथ में, क्योंकि साथ में x भी है 7 के साथ, तो मैं 5 के साथ भी x लिखूंगा। ठीक है जी, फिर माइनस का 12 है, मैंने लिखा माइनस का 12, और क्योंकि 7 के साथ x है तो मैं x लिख देता हूँ। ये क्यों, क्योंकि इधर 7 के साथ x था, लिहाजा मुझे 5 के साथ भी x लगाना पड़ा, 12 के साथ भी x लगाना पड़ा। ठीक है, ये इज इक्वल टू -7x के आ जाएगा। ठीक है ना, -7x। तो अब मेरे पास ये आपको समझ आ गई होगी कि तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, ये दोनों रकमें लिख दी, और चौथे स्टेप में हमने इस 7 यानी कि इस 7 की जगह पर हमने ये 5x माइनस 12x जो है वो रख दिया। ठीक है जी, अब ये देखें कि टोटल हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 और 4। इनमें से हमने 2 को जो है ना एक जोड़ा बना लेना है, और जोड़ा बना के हमें इनमें से मुश्तरक ले लेना है। मतलब ये 2 रकमें हैं इनको, और 2 रकमें ये हैं, इन दोनों का हमने जोड़ा बना लिया है, हम इसको जोड़ा समझ रहे हैं, और इन दोनों में से हमने अब एक मुश्तरक चीज़ लेनी है। ठीक है, 3x² जमा 5x एक जोड़ा है, इसमें से मुश्तरक हमारे पास क्या है, मुश्तरक का मतलब है जो इन दोनों में आ रहा हो। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं आ सकता। इसमें x 2 है, इसमें भी x है, तो इन दोनों में एक x बराबर है, यानी कि एक x इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, तो x इनमें से आ जाएगा मुश्तरक। ठीक है जी, ये x मैंने मुश्तरक ले लिया, तो जब इस जोड़े में से ये एक x निकल चुका है तो इधर एक तो बच गया 3। ठीक है, और ये 2x है, x की पावर 2 का मतलब है 2x, एक x बाहर ले लिया तो एक x बच गया होगा, वो हमने ऐसे लिख दिया। फिर दरमियान में आ गई प्लस, वो लिखा। अब ये x जो है पहले बार आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से यही मुश्तरक था, सिर्फ 5 बच गया, 5 को हमने ऐसे लिख लिया जी। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने देखना है, इन दोनों में 12x और 20 में एक तो इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रही है, वो मैंने माइनस ले ली। ठीक है, साथ में देखिए 12 और 20, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है,
इसमें अगर आप देखें ना 12 को हम लिख सकते हैं 3 4 12, ठीक है, और 20 को लिख सकते हैं 5 4 20। तो आप देखिए इसमें और इसमें 4 मौजूद है दोनों के अंदर, यानी 12 के अंदर भी 4 है और 20 के अंदर भी 4 है। तो मैं 4 को बाहर मुश्तरक ले लेता हूँ, यानी कॉमन ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अगर 12 में से 4 का जो है 4 को बाहर ले लिया तो बाकी क्या बचा 3, तो मैंने लिखा 3 और साथ में ये x है, ये x भी लिख दिया। माइनस पहले बाहर आ चुकी है, माइनस इसमें भी थी 12 के साथ और 20 के साथ, वो बाहर ले लिए। तो जब माइनस बाहर ले जा चुकी है तो प्लस अंदर बच गया, ठीक है। अब 20, 5 4 20 होता है, 4 तो पहले बार आ चुका है, तो बाकी क्या बचा 5, तो मैंने लिख दिया 5, ठीक है। तो ये 5 आ गया इज इक्वल टू आ गया 0। क्लियर होगी बात आपको? तो अब क्या करना है, अब ये हमारे पास 2 रकमें बच गई हैं, ठीक है। अब इसको हम एक रकम मान लेते हैं और इसको दूसरी रकम मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से ये 3x जमा 5, ये भी 3x जमा 5, ये दोनों सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फैक्टराइजेशन है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए ये भी इधर मौजूद है, ये भी इधर मौजूद है, तो मैं इसको इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। अब इसमें से और इसमें से एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो क्या है 3x जमा 5, ठीक है, ये आ गई कॉमन। अगर ये चीज़ इस ब्रैकेट से बाहर आ चुकी है तो यहाँ पर क्या बचा एक x, तो वो मैंने लिख दिया। और अब आ गए यहाँ पर, तो ये चीज़ भी पहले 3x जमा 5 बाहर आ चुका है, तो इधर क्या बचा इसके साथ माइनस का 4, तो माइनस का 4 लिख दिया। ये किसके बराबर है 0 के, तो ये 0 लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों रकमें, एक ये और दूसरी ये दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो मैं इसको अलग-अलग करके लिख देता हूँ, ठीक है जी। कैसे? मैं लिखता हूँ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको देखें, मुझे चाहिए अभी x की वैल्यू, ठीक है। ये x के साथ माइनस 4 है, मुझे एक साइड पे x चाहिए, तो इसको मैं इधर रहने देता हूँ। ये माइनस का 4 है ना, बराबर के इस साइड पे ले जाऊंगा, तो जब दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस को जब लेके जाते हैं दूसरी साइड पर तो वो प्लस बन जाता है, और प्लस को लेके जाए तो वो माइनस बन जाता है। इधर अकेला x बच गया, तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह मैंने इस 3x प्लस 5 में भी x की कीमत निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस x के साथ 5 जमा हो रहा है, इसको उधर ले जाता हूँ बराबर के, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। इधर मेरे पास बच गया 3x, मुझे x अकेला चाहिए। ये माइनस का 5 ऐसे मैंने लगाया, ये x के साथ 3 ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, यानी तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तकसीम हो जाएगा, इधर मेरे पास बच गया x, तो x की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। एक आ गई x इज इक्वल टू -5/3 और x इज इक्वल टू 4। ये होगी हमारी कंप्लीट फैक्टराइजेशन जी। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फैक्टराइजेशन की। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मौजूद है, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले मौजूद है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके पहले a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू और फिर c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या दो दर्जी मसावात। अब देखना है यहाँ पर जो एक्स के साथ a लगा होता है, अब ये जो एक्स के है इसके साथ a क्या है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ हमेशा एक होता है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसके साथ एक है ही है, ठीक है जी। तो एक ही जगह पर यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है जी, एक ही जगह पर। और दूसरा ये देखिए ये है बी एक्स, यानी x के साथ क्या लगा हुआ है प्लस का b। अब हमने इधर देखना है इस x के साथ क्या लगा हुआ है, x के साथ लगा हुआ है माइनस का 1, ठीक है।
क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। ये 1 लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। ये 1 लगा हुआ है, माइनस का 1, ठीक है। तो प्लस के x के साथ यहाँ पर b प्लस का लगा होता है और यहाँ पर b की जगह पर लिखा हुआ है -1, यानी यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू आ गई है -1 और इसी तरह c की वैल्यू हम देखें, c की जगह यहाँ पर c लिखा हुआ है और c की जगह पर यहाँ पर -2 लगा हुआ है, ठीक है। ये c है, c की जगह पर यहाँ पर -2 लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे c की जगह पर -2, ठीक है। आपको ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये अब ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया था कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है जी। इसकी करनी है फैक्टराइजेशन, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले a और c को वैसे ही लिखना होगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ a हमारे पास क्या है, x², a है x² और b है -x, ठीक है। अब -x हमने नहीं लिखना, ठीक है। इसको इसकी तज्जी करनी है या फैक्टराइजेशन करनी है। ये -2 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, -2 = 0। हमने फैक्टराइजेशन करनी है, कैसे मैंने आपको बताया हुआ है, यानी इस a को और इस c को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर a क्या है 1 और c क्या है -2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 और मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 के साथ, तो ये बन जाता है 2। अब हमने 2 के फैक्टर बनाने हैं, 2 के फैक्टर बनाने हैं, तो वो कौन से फैक्टर होंगे, डेफिनेटली 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर सिर्फ ये 1/2 होता है, यानी 2 को सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करें 2 आता है। तो अब हमने इस 2 की जगह पर, ठीक है जी, अब इस 2 के फैक्टर बनाए, 2 के फैक्टर बन गए 1 × 2। यहाँ पर हमने लिखना है इस -x की जगह पर ये वाला फैक्टर, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों को जमा या माइनस करके 1x लेके आना है, माइनस का 1x लेके आना है। तो देखिए इसको 1 और 2 को मैंने बनाना है -1, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, मैं लिखूँ 1 - 2, तो जवाब आ जाएगा -1 या -x, ठीक है जी। तो अब इस जगह पर लिखूँगा मैं +1 और -2, लेकिन इसके साथ यहाँ पर ये -1 है ना, इसके साथ x लगा हुआ है, यहाँ पर x लगा हुआ है, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, यानी मुझे इसके साथ भी x लगाना होगा और इसके साथ भी x लगाना होगा। अब ये हमारे पास बन गई हैं 4 रकमें, ठीक है। स्टेप नंबर 4 आपको याद है ना, ये आ गया, 2 रकमें आ गई हमारे पास, ये 2, ठीक है जी। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये हमारे पास पेयर या जोड़े बन गए हैं, इनमें से हमने कॉमन लेना है, इस जोड़े में से कॉमन लेना है, मुश्तरिक लेना है, इसमें से कॉमन या मुश्तरिक लेना है, ठीक है जी। तो इन दोनों में से हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है x, क्योंकि इधर x 2 है, इधर x 1 है, तो बराबर या मुश्तरिक का मतलब क्या होता है कि बराबर क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों में से आ रहा है x कॉमन या मुश्तरिक, मैंने x ले लिया, ठीक है, और ये छोटी ब्रैकेट लगा, ये 2x थे, 1x बाहर चला गया तो 1x अकेला रह गया, ठीक है। उसके बाद लिखा ये प्लस, अब ये वाला x जो है ये बाहर आ चुका है, तो साथ में क्या बचा 1, तो 1 हमने लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरह अब इस जोड़े के अंदर इधर एक तो 2 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, और साथ में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, अब ये -2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, एक x बच गया, x हमने लिख दिया। ये -2 बाहर आ चुका है, जब -2 बाहर आ चुका है तो इधर बच जाएगा +1, ठीक है जी। +1 कैसे बचा, देखिए मैंने बताया हुआ, जहाँ पर
कुछ भी ना हो किसी भी डिजिट के साथ, उसके साथ एक हमेशा होता है, एक जमा, एक जो है मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है, एक तकसीम भी हो रहा होता है, उसकी एक पावर भी होती है। जैसे देखिए ये -2 है, ये -2 को अगर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई बाई 1 तो इसका जवाब क्या आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, यानी कि -2 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो भी रहा हो तो जवाब -2 ही आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस -2 का मतलब है -2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अगर 2 कॉमन आ गया है यहाँ पर तो इसकी जगह पर क्या बचेगा, ये प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए -2 बाहर निकाला और इधर प्लस का 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अब एक रकम ये बन गई है पूरी, एक रकम ये बन गई है। इन दोनों के अंदर ये x+1 और ये x+1 दोनों कॉमन या सेम आ रहे हैं, मुश्तरक आ रहे हैं। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब है तज्ज़ी ठीक हुई है। और अगर ये दोनों सेम ना होते, x+1 और x+1 ये दोनों सेम ना होते तो फिर तज्ज़ी या जो आपकी फैक्टराइजेशन है वो गलत होती। ठीक है, तो अब इन दोनों के अंदर हमने इसको कॉमन ले लेना, इसको कॉमन ले लेना, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दो रकमें एक जैसी है, इसको एक दफ़ा लिखना है, यानी x+1 लिखा, x+1 को बाहर ले लिया है, ब्रैकेट लगाया तो इधर ये एक x बचा और ये -2 बचा, इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है जी, ये हमारे दो फैक्टर्स बन गए हैं। अब इनको सिंपली हमने लिखना है x+1, ये भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये x-2 ये भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x के साथ एक जमा हो रहा है, इसको बराबर के उस साइड पे ले जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। और इसी तरह ये x के साथ इधर -2 हो रहा है, ब्रैकेट के दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ चुके हैं। ये थी हमारी एक एग्जांपल जो हमने यहाँ पर कर ली है जी। ये है हमारी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बराबर के एक साइड पे 0 होता है और दूसरी साइड पर पूरी रकमें ax² होती है, bx होती है और c होती है। ठीक है, इधर देखिए पहले इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। x² वाली तो यहाँ पर साइड पे मौजूद है, ये जो 30 ये x वाली है ये 0 वाली साइड पे आई हुई है, तो इसको इधर ले आते हैं। मैं लिखता हूँ 5x², ये 30x इधर आएगा, बराबर के राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे लेके आना तो प्लस का माइनस में बन जाएगा, -30x। ठीक है जी, और c हमारे पास क्या है, c इधर कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं। c हमारे पास क्या है, 0। 0 को फिर लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस साइड पर भी आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आप याद रखिएगा 0 एक ऐसा डिजिट है जिसको किसी भी जगह पर प्लस या माइनस करने से उस रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इस रकम में 0 को प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये कोई फ़र्क नहीं डाल रहा जमा की वजह से। तो अब हमारे पास ये रकम बच चुकी है, ये है 5x² - 30x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर बनाने आसान है। पहले हमारे पास एक स्टेप के अंदर आता था कि 3 रकमें होती थी। ठीक है, 3 को हम 4 बना लेते थे ताकि हमारे पास एक एक जोड़ा बन जाए। अब यहाँ पर पहले ही एक जोड़ा बना हुआ है। जब एक जोड़ा हमारे पास आ चुका है तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं बस। ठीक है जी, अब देखते हैं इन दोनों में से ये एक जोड़ा है, ठीक है, या एक पेयर है, इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है 5 कॉमन। ठीक है, 5 कॉमन आ रहा है, मैंने लिखा 5। उसके बाद x इसमें भी है, इसमें भी, क्योंकि 5 इधर भी है और 30 के अंदर भी 5 होता है। ऐसे कैसे,
5 5 25, 5 6 30, यानी कि 5 ज़रब 6 होता है 30, ठीक है। 5 ज़रब 6 होता है 30, यानी 30 के अंदर 5 मौजूद होता है, तो 5 इधर इसमें भी मौजूद है और 5 इस 30 के अंदर भी मौजूद है, तो कॉमन ले लिया। ये x की 2 है, ये x है, यानी कि x भी कॉमन आ रहा है, तो x भी कॉमन ले लिया, ठीक है। जब 5 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो इधर एक x रह गया, वो लिख लिया। फिर ये माइनस, ठीक है। अब 30 को हम लिख सकते हैं 5 6 30, ये 5 कॉमन आ चुका है बाहर, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, 5 बाहर आ गया तो 6 बच गया, ठीक है। साथ में ये x है, x भी बाहर कॉमन आ गया है, तो ये इतनी ही बन जाएगी, ठीक है। अब क्या बना, अब ये 2 रकमें बन गई हैं। अब हम इसको लिखते हैं 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की यहाँ पर वैल्यू, ये 6 माइनस हो रहा है, उधर ले जाएंगे प्लस का 6 आ जाएगा, एक तो ये बन गया। और दूसरा ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है, हम इसको बराबर के इस साइड पे ला के 0 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो x की दोनों वैल्यू आ गई 0 और 6। आई होप कि आपको मुकम्मल फैक्टराइजेशन का पता चल गया होगा कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और इसको कैसे हल करते हैं।